Our next ratio is gearing or capital gearing ratio. Okay, what its meaning? कैपिटल गियरिंग या इसको बोलते हैं पूंजी दंतीकरण। इस रेशो से क्या पता लगता है कि स्थिर आय, फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उनके बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल एंड द वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। ठीक है, अब स्थिर आय यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, उससे क्या मतलब है? उससे अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिस पर प्रत्याय की दर निश्चित अथवा स्थिर होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जिस पर आपको प्रत्याय यानी कि रिटर्न की रेट फिक्स्ड है, जिस पर आपको फिक्स्ड रेट से रिटर्न मिल रहा है, और स्थिर भी है, जैसे कि आपकी ऋण पूंजी। फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल में क्या आ जाएगा? आपका ऋण पूंजी जिस पर ब्याज की दर स्थिर व निश्चित होती है, और आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिस पर प्राय आपकी लाभांश की दर भी निश्चित होती है। देखिए, जब आपने क्वेश्चन में कई बार देख रखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे एक परसेंटेज दी होती है, और इसी तरह आपके जो डिबेंचर्स हैं उसके आगे भी परसेंटेज दी होती है। दैट मीन्स वो किसका पार्ट है? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल का। क्यों है? क्योंकि उनको चाहे संस्था को प्रॉफिट हो या ना हो, लॉसेज हो, बस संस्था को, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और जो आपके डिबेंचर्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने पैसा लोन ले रखा है, उस पर उनको फिक्स्ड रेट से पैसा देना ही होता है। इसीलिए वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल होते हैं। क्लियर है? इसके विपरीत आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, ठीक है, उसका रिलेशन किससे होगा? आपकी इक्विटी से। देखिए, है वही चीज। आपकी फिक्स में आपकी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स आ गए, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि आप ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, आपके जो शेयर होल्डर हैं उनमें इक्विटी शेयर होल्डर ही ऐसे हैं जिनको अगर संस्था को प्रॉफिट होता है, आपके डिबेंचर्स को देने के बाद में, टैक्स देने के बाद में, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में, तभी उनको डिविडेंड मिलता है। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कम ही मिलता है, ठीक है, कम मिलता है उनको। तो वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल का पार्ट कौन से हुए? आपकी इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? क्योंकि ये एक ऐसी पूंजी होती है जिस पर लाभांश की दर बराबर परिवर्तित होती रहती है। अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है, सपोज किसी ईयर में संस्था को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं, और इन सबको देने के बाद में, आपके फिक्स्ड कॉस्ट को देने के बाद, बेयरिंग कैपिटल को देने के बाद भी आपके पास में इतना पैसा बच जाता है, तो सारा जो पैसा बचा है एज अ प्रॉफिट वो किसके लिए हो जाता है? फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो डिविडेंड की रेट है वो बदलती रहती है। जबकि आपकी फिक्स्ड कैपिटल बेयरिंग में पूंजी में पूर्वाधिकार अंश और यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपकी जो ऋण पूंजी है शामिल की जाती है, जबकि आपकी परिवर्तनशील कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, केवल समता पूंजी को भी इंक्लूड करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड हो या हम रिजर्व लेके जाएं। वो क्या करेंगे, सिंपल इक्विटी शेयर के होल्डर कैपिटल को ही शामिल कर लेंगे। पर इससे होता क्या है कि इसमें संचित को, जो आपके रिजर्व फंड हैं, रिजर्व्स हैं, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शामिल करने पर स्थिर लागत वाली पूंजी के लिए यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के लिए अधिक सुरक्षा मिल जाती है। अधिक सुरक्षा मिल जाएगी भाई, क्योंकि जब इसके अंदर और 3 आइटम्स और 2 अलग आइटम ऐड हो जाएंगे इक्विटी के अलावा, रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये ऑलमोस्ट बराबर से ही हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बराबर हो ना हो, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है। पर इनके पास 2 लोग हैं जबकि इसके पास एक ही लोग है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर होल्डर, इसके पास शेयर आपकी लोन की अमाउंट भी है और आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, जबकि इसके पास एक ही है। पर एक कंडीशनल बेस है कि वो अपने अनडिजर्व्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व को इंक्लूड करे या नहीं करे। क्लियर है? उस टाइम पे क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो आप, फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल, या फिर इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस करके
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी ऐड करेंगे हम, फिर इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कि अभी मैंने बताया वैसा कर लिया। इसमें अभी भी देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो रिजर्व एंड सरप्लस इसको लेके जा रहा है। फिर आपका आ जाता है इसमें सारे और में ही है ये, या फिर गियरिंग की गणना करने में आप परिवर्तनशील आय पूंजी में केवल परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल कॉस्ट बेरिंग कैपिटल में आप केवल इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेके जाते हैं तो देखिए ऊपर का तो सेम ही है फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल, नीचे हमने सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज कर दिया है, क्लियर है। जबकि ऊपर हमने वेरिएबल लिया था, अब हमने इसी वेरिएबल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को रिजर्व के साथ भी लेके जा सकते हो और आप इक्विटी शेयर कैपिटल इंडिविजुअल भी लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर है इसका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि यह रेशो बताती है, इंटरप्रेट करेंगे जब हम लिखेंगे इसके लिए, और हो सकता है क्वेश्चंस में भी आपको इंटरप्रेट करने के लिए कह दिया जाए, तो ऊपर भी आपको बहुत छोटी सी लाइन में इसको कंसाइज में इसको बता देना है कि जो आपका आंसर आया है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि दर्शाता है आपका यह अनुपात दर्शाता है कि स्थिर आय फिक्स्ड कॉस्ट पूंजी परिवर्तनशील आय पूंजी से कितनी गुनी है। अगर ये ज़्यादा है टाइम्स में निकलेगी, ठीक है, आपकी रेशो वेरिएबल कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। यह रेशो जितनी ज़्यादा होगी संस्था के लाभों पर स्थिर व्ययों का भार उतना ही अधिक होगा। अगर ये रेशो ज़्यादा बढ़ी हुई आ जाती है दैट मीन्स आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। और आर्थिक तेजी के समय सामान्य अंशधारियों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से उतना ही लाभ होगा, लेकिन अधिक मंदी में उन्हें हानि ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपकी रिटर्न की रेट प्रत्याय की दर स्थिर या निश्चित होने पर हाई गियरिंग अनुपात सामान्य अंशधारियों के ही हित में होता है, ठीक है। ये तो रहा इसका इंटरप्रिटेशन। अब अकॉर्डिंग टू द जे बेटी इसको अलग से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य अंश पूंजी का पूर्वाधिकार एवं ऋण पूंजी से संबंध पूंजी गियरिंग कहलाता है। सामान्य अंश पूंजी, ठीक है, अंश पूंजी का पूर्वाधिकार एवं सामान्य अंश पूंजी, हम इसको लेके चलते हैं। सामान्य अंश पूंजी का पूर्वाधिकार अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी से संबंध कैपिटल गियरिंग कहलाता है। एक उच्च पूंजी गियरिंग वह है जिसमें साधारण अंश पूंजी का अनुपात संचयों एवं अवितरित लाभों जिनको साधारण अंशधारियों के हितों का भाग समझा जाता है को सम्मिलित करते हुए निम्न है। यदि कुल पूंजी का अधिकांश भाग साधारण अंश है तो ऐसी स्थिति को निम्न गियरिंग कहेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि टोटल कैपिटल का अधिकांश भाग इक्विटी ही है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगर इक्विटी है तो ऐसी स्थिति में इसको लो गियरिंग कहेंगे। अगर संस्था में प्रेफरेंस शेयर होल्डर या लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़्यादा है तो उसको हाईली गियर्ड कहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जे बेटी। द रिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, यही डेफिनेशन है। द रिलेशन ऑफ ordinary shares to preference share capital and loan capital is described as a capital gearing. A highly geared capital is one which has a small proportion of equity capital, including any reserve or undistributed profit, which may be regarded as being part of interest of ordinary shareholder. If the larger proportion of total capital is made up for equity capital, the capital is said to be low geared according to the J बेटी, ठीक है। लास्ट में एक नोट भी दे रखा है। नोट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द नोट एक कंडीशंस बेस है एक्चुअल में ये, कि कुछ जो लेखक हैं वो आपकी जो गियरिंग रेशो है उसकी गणना परिवर्तनशील कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल में स्थिर आय फिक्स्ड कॉस्ट अथवा स्थिर प्रभार पूंजी का भाग देखकर प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि अनुपात
का एक से अधिक आना निम्न दंतीकरण का और एक से कम आना उच्च दंतीकरण का प्रतीक होता है। देखिए जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं जैसे कैपिटल कॉस्ट बेयरिंग, वो क्या करते हैं कैपिटल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल को फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग से ही निकाल लेते हैं, मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर रख रहे हैं और फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग को नीचे रख रहे हैं। फिक्स्ड में आपके जैसे प्रेफरेंस और आ गए और आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गए, ठीक है। जब वो ऐसा कर देते हैं तो अगर आपका जो रेशो है 1 से कम आती है तो आपका क्या है, ये हाईली गियर्ड है, ठीक है। और अगर ये 1 से अधिक आती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो यह आपका क्या होगा, निम्न दंतीकरण यानी कि लो गियरिंग है, ठीक है। वही है सेम अकॉर्डिंग टू जेबीटी जैसे वो कह रहा है, ठीक है, सेम चीज़ है।